नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 4 जून पर सबकी नजर है। सब देखना चाह रहे हैं कि 4 जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर देश की सत्ता पर काबिज होंगे, 400 पार होंगे, कम होंगे, बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे, या इस बार कुछ हो सकता है खेला। खेले में बन सकती है क्या इंडिया की सरकार? ये सवाल हैं जिन पर आप सभी की रोज जिज्ञासा रहती है। हम कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों से, प्रत्याशियों से पूछने की कि आखिर उनके मन में क्या है। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्सियत को इनवाइट कर रहे हैं जो आपके सबके जाने पहचाने हैं। डायल 100 नाम है। आपका सुख हो दुख हो, आपके पहुंचने से, पुलिस के पहुंचने से पहले आपके घर पर दिखाई देते हैं। ऐसे शख्सियत, ऐसे नेता को आज हम बुलाना चाहते हैं। उनसे चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। मुजफ्फरनगर में कौन जीत रहा होगा, आसपास की सीटों का क्या हाल है, क्या होगा 4 जून का नतीजा। हालांकि मुझे भी पता है वो क्या कहेंगे। 4 जून को 400 पार बताएंगे, भले ही पार्टी के आला कमान ना कह रहे हो, पर उन्हीं से सुनते हैं उनके मन की बात, उन्हीं से सुनते हैं शहर के सवालों पर उनके जवाब। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मुजफ्फरनगर के हैट्रिक बनाने वाले विधायक कपिल देव अग्रवाल। कपिल जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, पूरे परिवार को नमस्कार। कपिल जी, पहला सवाल, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में आपका औपचारिक बयान क्या है? देखिए, अब तो चुनाव 4 जून को आने ही है, इसलिए कोई दाएं बाएं की बातें का अर्थ नहीं है। हमारी पार्टी सच्ची बताएंगे जी, सच्ची बताएंगे। अगर दाएं बाएं की नहीं, सच्ची बताएंगे। अब सुनिए जी। पिछली बार चौधरी अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी थे जी। और बसपा के प्रत्याशी नहीं थे, केवल 2 ही प्रत्याशी थे, डॉक्टर संजीव बालियान जी और चौधरी अजीत सिंह जी। और निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष का चुनाव था। एक शानदार चुनाव हुआ। चौधरी साहब ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पूरी तैयारी के साथ हमने भी चुनाव लड़ा और हम लगभग 6000 मतों से चुनाव हम जीते। उनके पास, अगर मैं जाति की बात करूँ, जाति का विषय वैसे होता नहीं है, पर जाति की बात अगर मैं करूँ तो पूरा मुस्लिम समाज और जो चौधरी साहब का कोर वोटर है उसका भी लगभग आधा वोट ऐसा उनके पास था, और थोड़ा बहुत अन्य, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो तब भी हम लगभग 6000 मतों से हम चुनाव जीते। इस बार श्री हनी मलिक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एक कद्दावर नेता है, उनके साथ हमारा चुनाव हुआ और सामने श्री दारा सिंह प्रजापति बसपा से। यानी बसपा पिछली बार चौधरी अजीत सिंह जी के साथ थी और इस बार वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, यानी अलग चुनाव लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो यथावत जुगत है, उसमें ऐसे नहीं हुए। अब आप आगे प्रश्न में जरूर पूछोगे कि अलग अलग प्रकार के लोग तो नाराज हुए, वो विषय आगे आएगा, तो उन सबको भी हम जोड़ घटा हम कर लें। तो चूंकि जो हमारा विरोधी वोटर है वो 2 जगह डाइवर्ट हुआ, बसपा में भी गया और समाजवादी पार्टी में भी गया, इसलिए मुझको किसी भी रूप में कहीं बहुत अधिक नुकसान की संभावना लगती नहीं। 5 सीटें विधानसभा की मुजफ्फर लोकसभा के अंदर हैं, जहाँ पिछली बार हम 3 सीटें हारे, 2 सीटें हम जीते। 2000 एक उपचुनाव में हार गए जी, एक उपचुनाव में हारे। आपकी अकेली सीट बची हुई है। उसके पूर्व लेके हम जीते थे। उस समय हमारे 6 के 6 विधायक थे जब 19 का चुनाव हुआ, तो सभी वोट थे, सभी चुनाव हमारे पास थे। तो वर्तमान में भी मुझको कहीं ऐसी कोई कमजोरी नहीं लगती है जहां बहुत अधिक नुकसान के अंदर हो, और बहुत अच्छे मत हमको मिले, बहुत अच्छा परसेंटेज हमको मिला। कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया है, पूरी टीम अलग अलग स्थानों पर लगी है। और फर्स्ट का चुनाव था तो वोटिंग कम हुआ, तो वोटिंग का उन्होंने वो दोनों वर्गों का, यानी जो हमारे अपोजिशन में वोटर है उसका भी कम हुआ और हमारा भी बराबर है। कहीं 2-4-5% कहीं ना कहीं हम ही ज्यादा हैं। तो हमको लगता है कि ये सीट हम अच्छे मतों जीतेंगे, ऐसा हमारा कैलकुलेशन है। जो टेबल कैलकुलेशन किया है उसमें हमारा आंकड़ा आ रहा है कि हम चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। कितनी वोट से जीत रहे हैं? अब ये तो
बहुत ज्यादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, आप पे तो टिप्स पे रहती है, और भाजपा की वर्कर की शक्ति इतनी बड़ी है कि उनको पता रहता है कि इस बूथ पे अगर 1000 वोट हैं, इनमें से 800 पड़ी हैं, तो 800 में हमारी इतनी होगी, लगभग उनका आइडिया भी सही होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये कैलकुलेशन हमने किया है, हमारा सारी विधानसभाओं में मोटा मोटा कैलकुलेशन होकर के आया, लेकिन उनका विधानसभा वाइज मेरे पास नहीं है, और टोटल जो बातचीत हुई है डॉक्टर संजीव आर्यन से बात हुई है, हमारे जो विधानसभा के संयोजक हैं उनसे बातचीत हुई है, और सबसे फीडबैक मिलने के बाद मुझको लगता है कि 60-70 हजार वोट इतने मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव, ऐसा हमको अनुसार। कपिल जी, पिछले बार के चुनाव का आपने उदाहरण दिया, पिछले चुनाव में सपा बसपा आरएलडी मिलकर साथ थे, लेकिन दलित मतदाताओं की बारे में आप भी मानते हैं, आपकी भी ग्राउंड रिपोर्ट है, मेरे पास भी है, कि दलित मतदाता हाथी को पहला पसंद करता है, पहला सिंबल उनका हाथी है। अगर हाथी नहीं होता है तो उनका कमल का फूल होता है। इस बार हाथी था और हाथी मजबूती से लड़ रहा था। प्रजापति समाज यहाँ एक मजबूत समाज है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, वो प्रजापति के नाते उधर गया। उसी के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग में चाहे कितना ही डिवीजन हो, वो डिवीजन हुआ है। राजपूत समाज की नाराजगी सार्वजनिक दिखाई दी है। इसके अलावा भी संजीव बालियान जी के प्रति एक विरोध का स्वर भी जगह जगह सुनाई देता था। इन सबके बावजूद भी आपको लगता है जो पिछली बार 6000 से आप जीत गए थे, और समय पुलवामा भी था, मोदी जी की लहर भी प्रचंड थी, इस बार इतने विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी 6000 की लीड को आप 60,000 पर ले जा पाएंगे? नहीं, मैंने आपको आर्गुमेंट दिया ना कि हमारी वो विरोध जिसकी आप चर्चा भी कर रहे हो, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता, मैं आपको एग्जाम्पल, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ जी। जिसका काम होता है वो उसकी चर्चा किसी को बताता भी नहीं है कि मैं काम किया था, या बताते तो बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। जिसका काम नहीं होता या वो संतुष्ट नहीं होता उसकी चर्चा धर्षण करता है। उसी का परिणाम होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति एक एंटी कम्पेंसी जिसको हम बोलते हैं, या विरोध हम कह सकते हैं, तो सब इसलिए दिखाई देता है कि विरोधी व्यक्ति चर्चा ज्यादा करता है, और जिसका काम होता है वो चर्चा केवल घर में करता है, उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैं गया था, सम्मान भी मिला काम। जबकि अधिकांश कोई भी पॉलिटिकल, मैं एक व्यक्ति की, मैं किसी की संजीव आर्यन की कपिल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़के कम से कम चुनाव जीता है, और जिसको अगली बार फिर चुनाव के मैदान में जाना है, वो अपने किसी वोटर को या आने वाले किसी व्यक्ति को नाराज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये बात ठीक है कि सबके काम नहीं हो सकते। ट्रांसफर के इतने केस, मैं एग्जाम्पल आपको दूं, इतने ट्रांसफर के केस आते हैं भारत सरकार में भी, प्रदेश के अंदर भी। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ बहुत अधिक ट्रांसफर की गुंजाइश नहीं होती। केंद्र में भी ट्रांसफर होना इतना आसान नहीं होता, उसमें पुलिस, सुरक्षा बल, मिलिट्री, इस टाइप के ट्रांसफर ज्यादा होते हैं। तो स्वाभाविक लोग लगता है यार हमने तुमको सांसद बनाया, हमने तुमको विधायक बनाया, हमारा एक छोटा काम तुम्हारे पास लेकर के आए, तुमने हमारा काम नहीं किया, तुम्हें सांसद बनाने का लाभ क्या हो? ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, पर उसके बावजूद भी जो लोग नाराज हुए वे व्यक्तिशः होते हैं, व्यक्तिशः होते हैं। और वोट जो होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर होता है, और लोगों ने भरपूर वोट दिया है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बहुत भारी है। योगी आदित्यनाथ का आपने सब देखा है, चर्चा अगर आप करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता, उनके काम करने का ढंग, जनता में उनका एक विश्वास, और जो उन्होंने सोचा वो कहा, जो कहा वो किया, गुंडे का जिस प्रकार दमन करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर उनकी लोकप्रियता है। और मुझे लगता है योगी जी का एक बड़ा व्यक्तित्व और बड़ा कद आज है, और लोग उनको प्यार करते हैं, और उस प्यार को वोट के रूप में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी लोग वोट कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में एक बात सही है, आपने अभी कहा कि जिसका काम होता है बताता नहीं, उसे जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो किसी को 5 किलो राशन भी दे रहे तो ढोल पीट पीट के बताते हैं ये हमारे लाभार्थी, हमारी रैली में आओ, हमने तुम्हारा घर बनवाया, हमने तुम्हें हैंडपंप लगाया, हमने तुम्हारा शौचालय बनाया, हमारी रैली में आओ। भाजपा वालों को जरूरत नहीं है उस बेचारे को, उसको तो फोटो उसके घर के बाहर चिपका देते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत हुआ है। ये बात आपकी सही है कि इस बार चुनाव में हमारी टीम गांव गांव घूमी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान करना चाहता था मतदाता, उसने प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर का एक कारण बताया कि योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर शानदार है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, किसी को स्वीकार करने में भी हिच नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अच्छा पहला सवाल ये पूछ लें अगले सवाल से पहले कि क्या अभी भी आप लोग 400 पार के नारे पर अड़िग हैं? नहीं, इसमें कहाँ ढिलाई है, वो ढिलाई का वजह नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हो चुके,
चौथा चरण चुनाव में हम जा रहे हैं और मेरा भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मेरा जाना हो रहा है। मैं बरेली में रहा हूँ, बदायूं में रहा हूँ, उन्नाव में मैं कल था, सीतापुर में था। उन्नाव हम जीते हैं, सीतापुर हम जीते हैं, कानपुर हम जीत रहे हैं, बरेली हम जीत रहे हैं। यानी मुझको नहीं लगता कि देखिए विपक्ष भी एक मौजूद, अभी एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या बिल्कुल सारी सीटें जीत रहे हैं? मैं कहा नहीं, हम ऐसे अतिवादी होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हम ये मान जाएंगे सारी सीटें जीत रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना है, संघर्ष करना है, काम करना है, परिश्रम करना है, जनता के बीच में जाना है। और चलो पहले इसी प्रश्न का उत्तर दे दो मंत्री जी कि 80 में से यूपी में कितनी जीत रहे हो? सही यूपी के मंत्री हैं, यूपी में कितनी जीते? बहुत शानदार मतों के साथ, बहुत शानदार वोटों के साथ चुनाव जीते हैं। अभी अब चुनाव सारे परिणाम सामने आने वाला। 3 क्षेत्रों में चुनाव हो चुका, बहुत जल्दी बाकी भी 4 जून तक हम सब फ्री हो जाएंगे। तो मुझको लगता है कि बहुत अच्छी लोकसभा की सीटें। अब ये को बार बार 80-80 करके मैं भी उसी बात को कहूं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का पहले नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर आखिर हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, साइकिल, और अब तो उससे भी आगे चले गए। जो उनके मित्र थे जिनको 5 साल से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि अडानी अंबानी, अब तो प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी अंबानी भी उनको धोखा दे गए हैं और वो टेम्पो भर भर के काला धन उनको भेज रहे हैं। राहुल ने सही सवाल किया कि यदि मोदी जी का व्यक्तिगत अनुभव है कि टेम्पुओं में काला धन आता है तो निश्चित रूप से उनका अनुभव है। मेरा सवाल, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, फिर 2000 का नोट बंद किया और बार बार ये ऐलान किया कि साहब मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे देश से काला धन खत्म करना है, ब्लैक मनी खत्म करनी है। अगर ये कर चुके, आप कई साल हो चुके, ईडी सीबीआई आपके पास है, सारी इंटेलिजेंस आपके पास है। मेरे 2 सवाल है। एक, अगर सब खत्म कर दिया तो वो काला धन कहां है जो अडानी अंबानी कांग्रेस को दे रहे हैं, वो कैसे है? अगर टेम्पो में आ रहा है तो लाख 2 लाख नहीं, कई सौ करोड़ रुपया है, वो काला धन यदि अभी भी मौजूद है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री की नोटबंदी विफल रही? दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आईटी इंटेलिजेंस है उनके पास है और उन्हें लगता है एक आलमगीर मंत्री के पीए के नौकर के यहां आप छापा मार सकते हैं, तो अडानी अंबानी के यहां छापा क्यों नहीं मार रहे हैं अगर उनके यहां काला धन है? मेरे मंत्री दोनों सवाल है। ये दोनों प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं। आपने प्रश्न किया है मंगलसूत्र का। देखिए, जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया, तो उसने जिस प्रकार से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित करने, यानी उनका जो एजेंडा है उसमें सीधा सीधा स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग से प्रभावित होकर के वे अपने एजेंडे को लागू करने का काम करेंगे। चूंकि उनका एक वोटर है और चूंकि गठबंधन उनका उसी ढंग का है और वे अपने उस वोटर को कहीं ना कहीं प्रभावित करना या प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है। वो मंगलसूत्र का विषय हो, वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो लगातार चल रही हैं उनको लेकर के वो चीजें, जैसा वक्ता था, जैसी टिप्पणी होती है, जैसे अपोजिशन के लीडर बोलते हैं, उनका वैसे ही जवाब लेने का विषय पड़ता है। और जहां तक अडानी और अंबानी का विषय है, तो लगातार राहुल गांधी इस बात को लेकर टिप्पणियां करते रहे कि पैसा दे रहे हैं जी, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अरबपति बना रहे हैं, उनको खरबपति बना रहे हैं। तो उसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये लोग अगर तुम्हारे इतने ही प्रिय हैं, लगातार तुमको इनकी चिंता है, तो तुमको क्या मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबी रही। आज बड़ी बड़ी बातें श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रही हैं, प्रियंका जी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सैकड़ों प्रकार के घोटाले आज भी जांच में लिप्त हैं। वे लोग बेल पर छूटे हुए, जमानत पर छूटे हुए हैं और अभी भी उससे मुक्त नहीं हुए। तो ये चीज जो भ्रष्टाचार का विषय है, कांग्रेस उसकी जननी रही है। अब कांग्रेस नहीं, उन सब चीजों को बल देने का, लोगों को दिशा दिखाने का और रास्ते दिखाने का हमेशा कांग्रेस की सरकार में होता रहा। और अभी भी आपने देखा कि जिस प्रकार से एक मंत्री का इतना बड़ा छापा पड़ा और इतना बड़ा पैसा उसके यहाँ मिला है, तो ये भी कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हुआ है। तो यानी मंत्री का पीए का उनका पियोन, इतना बड़े धन का मिलना, इस बात का प्रतीक राहुल गांधी उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी दिक्कत, एक टिप्पणी भी उन्होंने उसके ऊपर नहीं की कि मुझको इसमें करना है कि नहीं करना, मंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना, कार्रवाई करनी कि नहीं करनी, या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या उनको जेल जाना चाहिए। यानी इतना बचाव भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा तक होगा और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोले, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और राहुल गांधी को उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। कपिल जी, निश्चित रूप से जो हुआ है, जिसके यहाँ इतना रहा, उसके बाद जो भी दोषी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उसका पीए हो, चाहे पीए का, ये निश्चित रूप से मंत्री और कई बड़े लोगों का पैसा है। 300 करोड़ उस गरीब
उसके यहाँ छापे को कोई उचित गलत नहीं बता रहा, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर एक चपरासी के यहाँ तो छापा मारने में दिक्कत नहीं, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी को जानकारी है कि उनके यहाँ टेम्पो भर भर के काला धन उपलब्ध है, उनके यहाँ भी तो ये छापा लगना चाहिए। लगना तो चाहिए। किस देश में अडानी अंबानी भी उसी पैरामीटर पर है जिस पैरामीटर पर एक चपरासी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर देखिए ये काम लगातार कोई प्रधानमंत्री तो करते नहीं, एक डिपार्टमेंट होता है, एजेंसी होती है, उसकी जांच करती है, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, ये हम सब जानते हैं। अगर ईडी को ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो मुझको लगता है ईडी उस पर कार्रवाई करेगी। अब ईडी को निर्देश करने वाला मैं तो नहीं हूँ, पर ईडी को जानकारी मिलेगी कि ऐसा कुछ विषय चल रहा है तो मुझको लगता है उस पर कार्रवाई होगी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। मंत्री जी, अभी आपने एक उल्लेख किया कि मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस के द्वारा आरक्षण देना, पैसे देने, मंगलसूत्र पे। मुजफ्फरनगर के आपके जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान साहब, उन्होंने मुस्लिमों में इस बार बहुत ज्यादा प्रयास किया और उनकी जीत की आधार में एक मुसलमान वोटरों का सहयोग भी है। भाजपा का जो इंटरनल ग्रुप है वो मानता है कि हमें 5 विधानसभाओं में मुस्लिमों की एक हैंडसम वोट्स मिली है, जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि राजपूत का, गुर्जर का या अन्य नुकसान है वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। एक तरफ तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान की वोट के भरोसे आप पार्लियामेंट जीतेंगे, दूसरे पर आपको मुसलमान में ये भी आपत्ति आ रही है कि कांग्रेस अगर उन्हें पैसा दे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है, मेरा अनुरोध है कि दोबारा एक बार घोषणा पत्र पढ़ लें, लेकिन वो लंबा विषय है, हम विषय से भटक जाएंगे। अगर ऐसा है, एक तरफ तो मुसलमान को पैसा देना, भैंस देना, जेवर देने में दिक्कत है, आपको मुसलमान की वोट भी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि संजीव बालियान जी को इस पूरे परिवेश में मुस्लिम वोट इतना मिला होगा जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकेगा? देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि मेरे 140 करोड़ भारतीय, मुख्यमंत्री हमेशा कहा है कि मेरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी, और उनके लिए सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं करके भी दिखाया है। उनके पक्के मकान हों, उनके शौचालय हों, उनके बैंकों के खाते हों, किसानों का ऋण माफ हो, बिजली के कनेक्शन हों, आयुष्मान कार्ड हों, कहीं भी कोई मुस्लिम ने अभी तक चुनाव के अंदर ये पक्षपात नहीं लगाया कि साहब मुझको ये मौका नहीं मिला या मेरे साथ पक्षपात हुआ है। तो सबके साथ सबका समान काम हुआ है और उसी के आधार पर उस मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, ऐसा हमको भरोसा है। और संजीव बालियान जी भी लगातार उन सब में कहीं ना कहीं संपर्क में रहे और ऐसा संभावना है कि कुछ मुस्लिम वोट हमको वोट दे रहा, और अगर तेरा तो उसका स्वागत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आधार पे उस चीजों को हम इग्नोर करके और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी और उसमें हम आत्मसमर्पण कर देंगे, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हमको देश के लिए क्या उचित है, समाज के लिए क्या उचित है और समाज के लिए क्या उचित है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियां आउट ऑफ सिस्टम जा करके कोई काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी उसके चुप बैठेगी। तो मुझको लगता है उसी को लेकर प्रतिक्रिया होती है। संजीव बालियान जी के चुनाव में 5 प्रत्याशी, संगठन के लोग, संघ के लोग की क्या भूमिका रही? क्या आप सभी का सहयोग संजीव बालियान जी को पर्याप्त मिला है? पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा सुनने को मिल रही थी कि संघ संगठन में संजीव जी का कहीं कम्युनिकेशन गैप है। क्या चुनाव में सभी सक्रिय रहे हैं? देखिए संघ कहीं दिखता नहीं, संघ कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, आप जानते हैं बात को अच्छी तरह कि संघ कहीं दिखे। संघ अपना इंटरनल सिस्टम है, संघ की शाखाएं, कार्यक्रम, कार्यकर्ता और एक अपना सिस्टम है। उसका कोई भारतीय जनता पार्टी को ना दिखाने का मकसद होता है, ना भारतीय जनता पार्टी को ओबलाइज करने का विषय होता है, ना कि पोस्टर, बैनर, व्हाट्सएप, अपील, ऐसा सब चीज नहीं होती है। और रूटीन में जितना काम संघ के अधिकृत लोगों के द्वारा, अधिक पदाधिकारियों के द्वारा, दायित्ववान कार्यकर्ता के द्वारा जितना निर्देशित होता है उतना, और उसका लगता मुजफ्फर लोकसभा में भी और अन्य लोकसभा के अंदर भी पर्याप्त काम संघ ने किया है। और संघ को कोई ऐसा नहीं कि संघ को कपिल देव कहेंगे या संजीव बालियान कहेंगे तब वो काम करेंगे। वो रूटीन में अपना काम, अपने दायित्व का निर्वहन अपने ढंग से करते ही हैं। तो उसके ऊपर बहुत अधिक टिप्पणी का इसलिए अर्थ नहीं है कि संघ एक सामाजिक संगठन है और उसको लेकर के राजनीतिक चर्चा करना या टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। तो मेरा उसमें क्यों इतना, मैं कहूंगा कि जिसकी जैसी आवश्यकता थी और जिसका जैसा दायित्व था उन्होंने वैसा काम किया है। संघ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन है, पर भारतीय जनता पार्टी का पेरेंटल संगठन है। 4 दशक की मैं भी भारतीय जनता पार्टी संघ की गतिविधि को देखता हूं। मुजफ्फरनगर में कोई टिकट होता था, चाहे आपका भी रहा हो, शुरू में संघ की एनओसी के साथ होता था, संघ के पैनल की मंजूर से होता था।
लेकिन पिछले 10 साल में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि संघ यदि सभासद की भी सिफारिश कर रहा है तो भाजपा संगठन द्वारा उसको इग्नोर किया गया है। आप भली भांति जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूं कि संघ ने फला फला की सिफारिश की और वो सबको टिकट काट दिया गया। इस बार संघ की जो सक्रियता दिखती थी बूथ पर भी, जो संघ की सक्रियता दिखती थी कि शाम को 6 बजे से पहले 5 मिनट पहले भी वोटर को स्कूटर पर बैठा के ले जाने की, उस तरह का नितांत अभाव था। मेरा प्रश्न ये है, नहीं पता कि ये प्रश्न आपका अपनी जगह ठीक हो सकता है, पर ये जो रिपोर्टिंग आपके पास है कि उन्होंने काम नहीं किया या उतनी मेहनत नहीं की, मुझको लगता है ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने दायित्व के अनुसार काम करते रहे और वो चीजें, तभी कोई ऐसा नाम आपके पास नहीं तो फलाना व्यक्ति फलाना कार्यकर्ता स्कूटर पे लेगा, इस बार नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। ये तो लोग, कुछ लोग चर्चा करते हैं और उन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात का माहौल बनाया कि संघ काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझको लगता है, मैं भी लगातार संपर्क में रहता हूं और बातचीत भी लगातार होती है, सब लोगों ने अपने दायित्व के अनुसार ठीक तरह से काम किया। आप उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री हैं। संजीव बालियान जी ने पोलिंग के दिन शाम को आरोप लगाया कि डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने उनके मतदाताओं की वोट उन्हें नहीं डालने दी। केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार और आपके डीएम, एसएसपी, आपके सीडीओ आपको वोट ना डालने दे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उनके गांव में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो वोट डलिए तभी मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि संजीव बालियान जी को इस बात का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वरना वोट तो वहां पे डले ही है, सबका वोट डला है, एक शानदार मतदान वहां पर हुआ है। और संजीव बालियान जी के लिए सरकार, सुनिए, इस बार ऐसी स्थिति किसी की नहीं है तो किसी को वोट न डालने दे। पूरे प्रदेश में आपने कहीं से भी ये समाचार नहीं आया कि वोट लोग ना डाल पाए और किसी के दबाव में लोग डाइवर्ट हो गए हों, किसी के वोट दबाव में लोग डाल ना पाए हों, ऐसा मुझको लगता नहीं है। सबने शानदार तरीके मतदान किया। ये बात आपकी मान सकते थे यदि चुनाव के दिन का संजीव बालियान जी की टिप्पणी को इग्नोर किया जा सकता, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने 4-5 दिन पहले संजीव जी से फिर इंटरव्यू किया। मैंने सवाल उनसे भी पूछा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, डीएम, एसएसपी और सीडीओ समेत प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी अपनी वोट भी नहीं डालने दी, उनके समर्थकों की वोट नहीं डालने दी। साथ ही संगठन के कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है, उनका विरोध किया, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की है। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं संजीव बालियान से बात करूंगा। और जहां तक उनकी प्रतिक्रिया, चूंकि मैं तो उनके गांव में नहीं था, अगर उन्होंने इस प्रकार से कहा है तो व्यक्तिगत बैठ के बातचीत करेंगे। और अगर ऐसा है तो बहुत एक तरीके से आपत्तिजनक भी है कि ऐसा क्यों माहौल बना कि उनके गाँव में उनकी वोट तो खैर डली है, उनका फोटो आपके समाचार पत्रों में छपा है, उस समय उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी वोट डाल के बाहर निकलते हुए, उनकी वोट तो डली हो, तो हमने भी देखा है। और सांसद की वोट डले, ऐसा कैसे हो सकता है? पर कुछ लोगों की नहीं डली हो तो संजीव बालियान से बात करेंगे। और जहां तक काम ना करने का या शिकायत का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि हम शिकायत करें। किसी की थोड़ी निष्क्रियता हो सकती है, पर विरोध करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी नहीं है। देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करना वो कुछ भी करे। अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी को काम करना है, अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखना है या तय करना है, उसकी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में देखे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर ले। चूंकि और अगर वो करेगा तो मुझको लगता है, मैं जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, उसकी पत्नी भी उसके कहने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ भारतीय में, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में नेता की हैसियत थोड़ा कम है और पार्टी की हैसियत बड़ी है। हम दोनों पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी के आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। और हमसे बहुत बड़ी हैसियत, हालांकि व्यक्ति का चयन भी होता है, हमारे पार्टी ने चयन किया, संजीव बालियान का पार्टी ने चयन किया, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति का महत्व नहीं, पर व्यक्ति का महत्व बहुत छोटा है और पार्टी का महत्व बहुत बड़ा है। आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही है। एक प्रश्न इसमें और जुड़ के आता है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा की एक विधानसभा है सरधना, जहां के विधायक रहे हैं संगीत सोम। संगीत सोम की नाराजगी सार्वजनिक रही और माना यह जाता है कि राजपूत समाज ने भाजपा के खिलाफ और भाजपा में भी डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ ओपन चैलेंज कर रखा था। उनकी पंचायतें गांव-गांव हो रही थी, जो एक कह रही थी कि संजीव बालियान को वोट नहीं देनी है, हरेंद्र मलिक को वोट देनी है, इकरा हसन को वोट देनी है, इमरान मसूद को वोट देनी है। उसके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संगीत सोम दिख रहे थे। इनके बारे में आपका क्या कहना है संगीत जी के? देखिए, समाज के कुछ लोगों ने वोट अपील की है, संगीत सोम मुझे उसमें की नजर नहीं है। हालांकि सरदाना विधानसभा मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास क्लस्टर की जिम्मेदारी भी थी और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में अपने कम वर्किंग के हिसाब से मुजफ्फरनगर में और फिर बाकी अन्य क्षेत्रों में मेरी जिम्मेदारी नहीं। पर फिर भी
मैं मंत्री भी हूं और मेरे पास जिम्मेदारी भी है पार्टी की। संजीव सोम जी को लेकर के चर्चाएं समाचार पत्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार चलती रही और हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की, प्रधानमंत्री ने उनको इशारा किया, तो वो नियंत्रण में रहे। हाँ, समाज के कुछ लोगों ने, उनकी बिरादरी के कुछ लोगों ने पंचायतें की, तो पंचायत करने का अधिकार सबको है और उन लोगों ने अपील की है, तो उसका मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ और राजपूत समाज ने अच्छा वोट भारतीय जनता, मैं राजपूत समाज का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और उनकी सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप रहा है, देश के निर्माण में, देश के लिए बलिदान में राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको कभी भूल नहीं सकते। और वर्तमान में भी उनकी पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जाति से ऊपर हैं, पर फिर भी किसी न किसी परिवार में उन्होंने भी जन्म लिया है। और हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, यानी पूरी भागीदारी राजपूत समाज की है। और राजपूत समाज ने अधिकांश वोट, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी और दावे से बात कर सकता हूं कि 5 चुनाव हुआ, हाँ। तो उस दिन पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को, उसके अंदर पूरा नहीं लेकिन 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अभी आपने बातों में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संयोग से ठाकुर जाति से, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, ननोता, खेड़ा, मटोर, बिरालसी, फला जगह पंचायतें हो रही थी, जाति आधारित पंचायतें हो रही थी, राजपूत समाज के नाम पर पंचायतें हो रही थी और चुनावी पंचायतें हो रही थी। चुनावों की आदर्श आचार संहिता में अगर आप भी अपना 10 बजे का टाइम है, 10 से 10:30 बजे, तो वीडियो बना के पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा, आप भी मुकदमे झेल ले, बाकी पॉलिटिकल आदमी भी झेल ले। किसी जाति के नाम पर पंचायतें हो रही थी और उसको कोई प्रशासन का अमला न रोक रहा था। बताया जाता है कि प्रशासन की मौन स्वीकृति थी, कहीं कहीं लिखित भी स्वीकृति वो बताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये स्वीकृति कहीं ऊपर से दाएं बाएं से पार्टी में इशारा था, जिसके बलबूते ये पंचायतें हो रही थी बिना किसी स्वीकृति के, जाति आधारित? नहीं, रात के बात का तो 10 के बजे बात की तो हमको जानकारी नहीं है, और अगर हुआ है तो ये काम प्रशासन का है। अब मैं प्रशासन ये कहूँ कि तुमने मुकदमा क्यों काम नहीं किया, ये मेरा काम भी नहीं है, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, चुनाव आयोग इस समय प्रभावी है, पर हम निर्वाचन आयोग को ये कहें कि आप जाइए उन पर मुकदमा कायम करिए, इस प्रकार का नहीं होता है और मेरे संज्ञान में भी नहीं। तो लेकिन निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, उनके आरओ नियुक्त हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे पे आरओ हैं और वो लाके उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करते हैं, आवश्यकता होती कार्रवाई करते हैं। तो लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है कि इतनी देर तक कोई मीटिंग हुई हो जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरी केवल ये नहीं, मैं सामान्य बता रहा हूं। कानून ये है कि 10 बजे के बाद करीब बैठक होती है चुनाव की, तो उस पर रोक रहती है, क्योंकि 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार का समय। पर ये जातिगत आधारित पंचायतें लगातार हो रही, इसमें हजारों हजार लोग उपस्थित रहते हैं, उनकी कोई परमिशन नहीं, उन पर कोई रोक टोक नहीं हुई। मेरा सवाल ये था। चलिए खैर, ये बड़े मुद्दे को छोड़कर ये विवादित मुद्दा है, आपके लिए थोड़ा सा असहज वाला मुद्दा हो सकता है। मैं अब आप ही के मुद्दे पर आया था, हम स्थानीय मुद्दे पर आ जाते हैं। आप 2027 में क्या आप मुजफ्फरनगर लोक विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मेरा प्रश्न इसलिए है, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं तभी आप उत्तर दे देना। मेरा ये प्रश्न आपसे इसलिए है कि मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है मीनाक्षी स्वरूप जी, उनके पति हैं गौरव स्वरूप जी, जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और पहले आपके विरोध में चुनाव लड़ते रहे, अब आपकी की पार्टी में। वो इस बार जब चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, मेरी बहुत लोगों से बात हुई, गौरव जी ने कहा कि 2027 का विधानसभा का चुनाव मुझे लड़ना है, इसलिए संजीव बालियान जी को विजयी कराइए। क्या आपने 2027 में तय कर लिया या पार्टी ने इंडिकेट कर दिया कि 2027 में चेंज करना है? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2016 में उपचुनाव था और आप सबके आशीर्वाद से, परिश्रम से, सहयोग से और मेरे मतदाता, मेरी पार्टी के लोग, उनको चुनाव जीतने का अवसर मिला और 10 महीने बाद चुनाव था। तो पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं टिकट मांगे, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो। अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी ने मुझे थोड़ा सा आश्वस्त भी किया था, चूंकि मैं चुनाव तभी जीता था कि तैयारी करो, तुमको चुनाव लड़ना। पर एक शब्द मैंने कहीं नहीं कहा कि टिकट मेरा है और मुझको ही लड़ना है। जे सब लोग टिकट मांग रहे थे, उसी क्रम में मैं भी टिकट मांग रहा था। भाई पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव नहीं देगी, टिकट नहीं देगी नहीं चुनाव। इस पार्टी में किसी एक दिन पहले भी कोई ये कहते कि तेरा टिकट होने वाला है, तो मुझको लगता है अगर ये ऐसा विषय आया, तो हालांकि मैंने सुना नहीं, पर ऐसा विषय कहीं गुरु जी ने कहा है तो उनको विषय ध्यान में भी नहीं होगा। और अभी तो 27 बहुत दूर है, पहले हम 24 को फ्री हो रहे हैं,
इस बार चुनाव जीत लें, सरकार बना लें, अभी बहुत समय, हमको बहुत काम करना है, तब तक गंगा में बहुत पानी बहेगा, और अभी उसका कोई विषय भी नहीं है, जैसा पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुन लेगा। नहीं, जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, जब गौरव जी आए, तो वो पहले से ही घोषणा कर दी थी कि मुझे भाजपा से टिकट मिलेगा। आप कह रहे हो एक दिन पहले, हो सके आपको ना जानकारी होती हो एक दिन पहले तक, पर गौरव जी जिस दिन आए थे उस दिन से था कि नगर पालिका का चेयरमैन ही हम लड़ेंगे, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो। तो ताकतवर आप पुराने भाजपाई है, वो नए भाजपाई है, शायद अब भाजपा का स्वरूप बदल गया हो, जो गौरव जी को आपसे बेहतर पता है, क्योंकि गौरव जी ने नगर पालिका चुनाव से पहले ही, बहुत दिन पहले कहना शुरू कर दिया था कि इस बार चुनाव हम लड़ेंगे, और वो लड़े भी और जीते भी। अब ये प्रश्न आप गौरव से करो तो अच्छा रहेगा। मुझे मेरा पता है कि पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और मैं घोषणा नहीं कर सकता कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव, और अभी तो जीवन का भी नहीं पता नहीं क्या होता है, कहाँ होता है, किस वो कहते हैं कि आदमी बिल्कुल ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ये कामना है। मैं देखो इतना लंबा समय आपको भी देखते हो गया, मेरी कोशिश रही है कि पार्टी के अनुशासन से हम एक इंच भी दाएं बाएं ना चले, और शायद उसका मुझसे कभी गलती हुई हो तो कोई भी ऐसा उदाहरण शायद आपको ना मिले कि जहां हमने जानबूझ के गलती की हो या हमारी गलती में किसी टिप्पणी की हो। एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और पार्टी जहां लगाती है हम काम करते हैं, और पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, पर हाँ, टिकट होने के बाद, टिकट से पहले आप खूब कुछ भी कहिए, कुछ भी चर्चा करिए, कुछ भी टिप्पणी करिए, अपनी प्रशंसा करिए, दूसरे की आप चाहो तो, जरूरी नहीं है चाहो तो निंदा करिए, लेकिन टिकट होने के बाद आप पार्टी, चूंकि कमल का फूल हमारी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो हम सब हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, भाजपा में ताकत है, हमारी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो हम भी ताकतवर हैं। तो इसलिए सामूहिक ताकत है, सामूहिक ताकत बनी रहेगी तो हम सब लोग एक ताकत में दिखाई देंगे। कपिल जी, जब नगर पालिका के चुनाव हुए तो आप लोगों ने बहुत जोर शोर से कहा कि साहब तीसरी इंजन की सरकार हमें दे दी, और उस समय आपने भी और संजीव बालियान जी ने कहा कि पिछला 10 साल नगर पालिका में महाभ्रष्टाचार का था, नरक का शासन था, गंदगी थी, सब व्यवस्था खराब। उसमें आप लोग भूल गए कि बाद के 3 साल में जो महिला आसीन थी अंजू अग्रवाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी की ही चेयरमैन थी। तो आपकी, मेरा प्रश्न अब ये है कपिल जी कि क्या 1 साल के लगभग हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, क्या आपको लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद इस शहर के आम जनता को लाभ मिला है? जो नगर पालिका से मूलभूत समस्याएं होती उनका निदान हुआ है? देखिए, काफी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अभी लगातार सड़कों का आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में सड़कों पे काफी सारा काम हुआ है, मोहल्लों के अंदर अभी भी शहर में मुख्य सड़कों पे तो कुछ काम हुआ है, लेकिन मोहल्लों की सड़कों की हालत बहुत बुरी है, और इतनी बुरी है कि कभी इतिहास में नहीं रही होगी। मेरा अनुरोध है कि एक दिन स्कूटर पे आप भी मंत्री जी घूम ले, इनोवा में पता नहीं लगता गली, एक बार देख ले और कहें तो मैं आपको फोटोग्राफ्स यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूंगा, ये सड़कें टूटी हुई है। नहीं, मैं स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे खूब घूमता हूँ, और खास तौर थोड़ा सा घूम लीजिए। नहीं, और आपका सुझाव में मार के और घूमूंगा, पर मेरा इनोवा में पैदा नहीं, मैं तो बहुत छोटा परिवार का व्यक्ति हूँ, और साइकिल से मेरा जीवन शुरू हुआ है। टूटे हुई मोटरसाइकिल से, टूटे हुए स्कूटर में घुमा हूँ, विक्की में मैं घुमा, मैं कोई सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो गरीब का भी एहसास मुझको अच्छी तरह है कि जो शायद किसी को होता है। तो वो सचिव देखी है, उनके पास मैं पहले पहुंचता हूँ जो बहुत गरीब है और बहुत जिसके पास साधनहीन व्यक्ति है, तो मुझे उनके साथ जाना, काम करना, उनके बीच में बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीजें नहीं है, विषय ये है कि काम देखो लगातार विकास सतत प्रक्रिया है। नगर पालिका में पैसा फंड आप सब जानते हैं कि अगर एक विधायक को और सांसद को 5 करोड़ में मिलते हैं वर्ष भर के अंदर, पहले 3 थे, अभी 5 हुए हैं, सांसद जी को 5 करोड़ मिलते हैं, और नगर पालिका में लगभग 100 करोड़ रुपए आते हैं। तो इतना फर्क नगर पालिका में, बाकी और भी नगर पालिका टाउन एरिया जनपद की है जो सांसद जी के क्षेत्र में आती है, उसी आधार पे निर्णय भी होता है, उसी आधार पर काम भी होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि हम मिलकर के काम करेंगे। अभी जैसे आपने चर्चा की सड़कों की, उस सफाई की समस्याएं हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक ठेका दिया गया नगर पालिका में कि वो ठेका दे करके उसमें कूड़ा उठाने के लिए, हालांकि वो पूरे सिस्टम काम पे नहीं आया है, वो भी एक चीज है लगातार, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और नगर पालिका में दिक्कतें भी रहती है, मैं स्वयं चेयरमैन रहा हूँ नगर पालिका में, चेयरमैन रहे हैं कपिल जी, आप चेयरमैन रहे हैं,
और नगर पालिका के सफाई जो कर्मचारी थे उन्हीं के बदौलत आपने नगर पालिका में 5 साल तक सफाई कराई है। अभी जो लेटेस्ट आया है कि एक नया कानून, नई सिस्टम आपकी नगर पालिका में बना है कि मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अपनी गाड़ी, अपने ट्रैक्टर, अपने सब संसाधन देगी, ऊपर से 90 लाख रुपया महीना उस कंपनी को देगी शहर में सफाई कराने के। 90 लाख रुपया शहर में बांट दो तो गली वालों को बांट दो, वो अपने मोहल्ले को ऐसा चकाचक बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। ऐसा कौन सी आफत आ गई, ऐसे कौन से कर्मचारी नकारा हो गए कि 90 लाख रुपया आपको एक कंपनी को देना पड़ रहा है, उस कंपनी को अपने वाहन देने पड़ रहे हैं, उस कंपनी को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, केवल वो कर्मचारी लगाने के नाम पे 90 लाख रुपया महीना। इतना बड़ा इस शहर में क्या आफत है। और सीधा सीधा आरोप है, लोगों का कहना है कि उस कंपनी के आने के बाद भी गंदगी का आलम बहुत खराब है। मैं इसी शहर में रहता हूं, व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे मोहल्ले में जो शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है उसमें गंदगी मेरे सड़क मेन रोड पर भी पड़ी दिखाई देती है। उस 90 लाख में लूट खसोट का आरोप है, क्या कहना है आपका? देखिए, विषय थोड़ा सा गंभीर है और इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने उसमें कुछ नहीं कहूंगा, पर जैसा चूंकि नगर पालिका के कर्मचारी ऑलरेडी हैं, नगर पालिका के लगभग 800 कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं, उनका पैसा यथावत जा रहा है। और ये कर्मचारी रखेंगे, एजेंसी को इसलिए हायर किया गया होगा कि एजेंसी सटीक तरीके से काम कर ले। और घर घर कूड़ा कलेक्शन, यानी जो डलाव घर हैं उनको खत्म करने का टारगेट है, और डलाव घर को खत्म करने के लिए कूड़ा कलेक्शन ठीक प्रकार से हो जाए, इसलिए योजना बनी होगी। पर टेंडर कितने का आया, कितने का नहीं आया, एक बार हम इसकी, जब आपने इसकी चर्चा की है तो मीनाक्षी स्वरूप जी से बैठ के इसकी हम चर्चा करेंगे। और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी ने टेंडर लिया होगा उससे कोई ना कोई एस्टीमेट अपना दिया होगा, या विभाग ने भी, स्वास्थ्य विभाग ने अपना, चूंकि आप जानते हैं, शायद जानते होंगे इस बात को, कि पहले एस्टीमेट बनते हैं और एस्टीमेट बनने के बाद एक अमाउंट तय होती है, और अमाउंट तय होने के बाद फिर उसमें टेंडर आता है, वो थोड़ा नेगोशिएशन होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग ने उसका एक एस्टीमेट अपना टेंटेटिव बनाया होगा, उसी के आधार पर टेंडर। अब मुझे उसकी प्रत्यक्ष जानकारी उसकी नहीं है, आपने चर्चा की है, उस संबंध में बात करेंगे। क्या 90 लाख रुपए, यहाँ जो नगर पालिका में 800 उसके स्थायी कर्मचारी है, सफाई कर्मी, 55 वार्ड हैं, कुछ कई सौ ठेके पर हैं, एक वार्ड में 20-20, 25-25 कर्मचारी और थे। क्या 90 लाख रुपए की रकम में अगर कम ही कर्मचारी थे, 10-10, 20-20 हर वार्ड में कर्मचारी और बढ़ा देते तो भी लागत कम होती और शायद शहर सफाई का इनपुट अच्छा होता, सफाई ज्यादा दिखाई देती। इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइशें ज्यादा लग रही है, लोगों का जो कहना है। क्या सफाई की स्थिति को आप संतुष्ट हैं? जो आपने देखी, आप शहर के विधायक भी हैं, सफाई की स्थिति से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सफाई का काम है, आपको बता रही कि सफाई का काम ही सतत प्रक्रिया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, सफाई कर्मचारी एक दिन भी अगर हड़ताल करते हैं तो नगर उसको झेल नहीं पाता, ये भी आपने देखा हो। तो सफाई तो होती है, पर और ज्यादा सफाई हो, और ज्यादा लोग काम करें, गली तक पहुंचे, चौराहे तक पहुंचे, मोहल्ले तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। और जहां हमारे कर्मचारी, चूंकि बाढ़ बढ़े हैं और बाढ़ में कूड़ा, जैसे हमारे उदाहरण के लिए गाँव है, इतना बड़ा गाँव कूड़ा है, आदर्श कॉलोनी सरवर इतना बड़ा गाँव है, तो सूर्य, तो इन गाँवों के अंदर अभी वो अभ्यास लोगों को नहीं है, कर्मचारी तो जा नहीं पा रहे हैं, उतने कर्मचारी ड्यूटी वहां पर नहीं है अभी जितनी उनकी आवश्यकता है, उसी के लिए कंपनी को ठेका दिया गया होगा। तो निश्चित उसके बात करके, और आपके केवल प्रश्न का जवाब नहीं देना है, जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए उस पर हम चर्चा करेंगे, चेयरमैन साहब के साथ बैठ के बात करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बात हो जाती है चेयरमैन साहब से? हाँ, क्यों होती है। अच्छा, जो हम देखे जनता वाले लोग हैं, हमें तो बड़े बड़े लोगों का पता रहता है कि साहब इनमें खटपट है, जैसे अंजू अग्रवाल में कपिल देव में खटपट मानी जाती सार्वजनिक रूप से। हम लोग तो अखबार वाले सुनते रहते हैं, अब दोनों में खटपट की बात सुनती रही है कि भाई कपिल, चूंकि मैंने कपिल संजीव जी से सवाल पूछा भी था कि गौरव स्वरूप को एक नए वैश्य नेता के रूप में कपिल जी के पैरेलल स्थापित करने की क्या योजना है क्या, तो मेरा सवाल तो इसी तारतम्य में था। आप 3 बार से शहर के विधायक रहे और मंत्री हैं, वो कैसी ऐसी कोई उपलब्धियां आप बताएं इस मुजफ्फरनगर को कि जब आप पद पर न रहे तब भी मुजफ्फरनगर की जनता याद रखे कि कपिल देव के मंत्री रहते, विधायक रहते, ये शहर में एक ऐसी चीज हुई थी जो पिलर बनी थी, ऐसे कोई उदाहरण बताएं। देखिए, सका की चर्चा तो सब जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से शानदार काम किए हैं, मैं केवल कपिल जी, मैं केवल स्थानीय की बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मामला मुजफ्फरनगर में था, और एक सरकार बनी
उस सरकार में हम भी भागीदार हैं, और मुजफ्फर में उसे अछूता नहीं था। मुजफ्फर में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, तो कपिल देव ने समाप्त नहीं की, पर कपिल देव भी उसमें एक पार्टिसिपेटर है। कपिल देव का भी उसके अंदर मंत्री विधायक के रूप में सहयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, और उसमें मुजफ्फर में गुंडागर्दी से मुक्त हो। एक विषय। दूसरा, आपको ध्यान होगा, शायद हमारे मित्र भी हैं आप, कि हमने नगर पालिका में रहते हुए जब हम चेयरमैन थे तब हमने प्रस्ताव दिया था कि मुजफ्फरनगर में पीने से लेकर रामपुर तक बाईपास बनना चाहिए। एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसको मैंने कोशिश की लगातार। सब जैसे चित्तरंजन स्वरूप उससे मंत्री थे, मैंने उनसे भी कोशिश की, कांग्रेस सरकार में मैंने कोशिश की। जब लगातार मंत्री, विधायक, सांसद आते रहे, अधिकारी आते रहे, भले ही दूसरी पार्टी के हों, मैं उनको भी लगातार पत्राचार करता रहा कि शायद कहीं से बजट आ जाए। अब निश्चित रूप से मैं नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जी का धन्यवाद करूँगा, जो हमारे यहाँ से सांसद और विधायक मंत्री हैं। हम सब ने मिलकर के हम नितिन गडकरी जी के पास गए, और जब पानीपत खटीमा मार्ग सीधा मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता था, तो वो फिर जब प्रस्ताव उनके सामने रखा तो प्रस्ताव रुका, लगभग 3 महीने 4 महीने लेट हुआ, और प्रस्ताव रामपुर पीने से होकर रामपुर तहत तक जुड़ा। और आपने बहुत शानदार एक हाईवे बना है और देखने लायक है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक विषय। दूसरा, पिछली बार से मैं कोशिश कर रहा था कि नगर पालिका का विस्तार हो, और नगर पालिका विस्तार नहीं हो बल्कि नगर निगम बने, तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, और पिछली टर्म में मैं कोशिश करता रहा, वो नहीं हो पाया। इस टर्म में मैंने कोशिश की तो मैं आधा सफल हुआ, चूंकि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हुआ, और उससे मैं अगर नगर निगम बनता तो नगर निगम बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। नगर निगम का कार्यालय, उसका स्टाफ, उसके बायलॉ उसका अलग है। इन नगर पालिका का बायलॉ अलग है और नगर निगम का बायलॉ अलग है। तो माननीय मुख्यमंत्री मुझसे कहा कि देखो, नगर निगम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उसका बायलॉ इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, तुरंत चुनाव आ जाएंगे, इस काम को भी रोकते हैं, विस्तार हम कर देते हैं, और अगले टर्म में जब चुनाव का विषय आएगा तब नगर में इसको बनाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगला जब चुनाव हो उससे पहले इसका नगर निगम की घोषणा इसकी हो जाए। ये 2 बड़े टीम प्रोजेक्ट मेरे पास थे। उसके अलावा जितनी मुजफ्फरनगर की सड़कें हैं, देखिए स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर का केवल 13 गांव है, और मुजफ्फरनगर में नगरीय क्षेत्र है, पूरा संतप्त है। कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमारे पास है, मैंने डिग्री कॉलेज की बात की, जितनी दूरी में डिग्री कॉलेज का पैरामीटर है, डिग्री कॉलेज जगह नहीं है। 2 इंटरमीडिएट कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जितनी 5 बड़ी सड़कें हैं, आपकी भोपाल रोड, आपकी जोली रोड, आपकी जॉनसर रोड, शुक्रताल तक, जोली रोड जोली तक, और आपकी जानसर रोड बाईपास तक, उसके बाद पानीपत खटिया मार्ग शुरू हुआ। ये हमने करने का काम किया, शानदार सड़कें बन गई। कुछ छोटा मोटा काम बचा है, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जीटी रोड, जो आपकी गुप्ता रिसोर्ट से लेकर के और रामपुर तिराहे तक, इसका काम हमने करा। उस सड़कों का बढ़िया डेंस रोड, बढ़िया जहाँ वहाँ सीसी रोड, ये काम हमने कराने का काम किया। भगत सिंह रोड को लेकर के हनुमान चौक, उसे लेके आगे तक बाईपास तक उसको मिलाने का काम, उसका भी टेंडर हुआ है, वो काम भी लगातार बहुत जल्दी होने वाला। एक 500 सीट ऑडिटोरियम, उस पर काम संयोग की बात आप देखिए कि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी एमडी लगातार टेंडर निकाले, लगातार मेरी कोशिश है, अभी उसमें टेंडर नहीं आया। एक टेंडर इसमें आया है, वो डीएम से 3 दिन पहले मेरी बात हुई है कि उस पर हम चुनाव के परिणाम के बाद उसको हम कंसीडर करेंगे। तो मेरा प्रयास है। मेरे पास विभाग है व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का, तो मुजफ्फरनगर शहर में एक ITI है, और बाकी 8 ITI हमारे पास जनपद में है। मुजफ्फरनगर में एक बनारस को हम छोड़ दें, और जो सबसे ज्यादा काम बनारस के अंदर हुआ है, चूंकि हमने एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी उसके अंदर बना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इतनी जगह हमारे पास नहीं है जहां हम यूनिवर्सिटी हम बना सकें, और यह जगह आवश्यकता भी नहीं है, चूंकि मुजफ्फरनगर फिर भी उत्तर प्रदेश के लगभग एक क्षेत्र में है। उसके अलावा ITI के अंदर भी कम से कम हमने लगभग 30-40 करोड़ रुपए का काम वहां पर कराए हैं। एक शानदार हॉल, शानदार उसके अंदर एक साइंस रूम उसके अंदर बन रहा है। उसके अंदर हमने एक RTO का ऑफिस बनाया है, जो उसमें बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेगा। कभी आइए, हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर बहुत काम लगातार हुआ है, कोर्सेज हम लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ITI को बिल्कुल एक A ग्रेड की ITI उसको बनाने का हम काम कर रहे हैं। और हमारे विभाग में भी जो हमारी 300 ITI उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन समय टाटा से 6000 करोड़ रुपए का MOU साइन करके हमने पूरे उत्तर प्रदेश की सभी ITI को अपग्रेड करने का काम किया है। और वो अपग्रेड करने के बाद उन सब युवाओं को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, ई-व्हीकल्स है, सोलर है, एविएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे सब विषयों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, यानी अब तक सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये काम हुआ करते थे, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको हम करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे ही प्रयास से एक आवासीय कॉलोनी यहाँ बनी, आपके अलमासपुर के अंदर भोपाल रोड पे लगभग 400 आवास उसके अंदर बने। एक आपकी MD के सामने बनी है, 240 आवास उसके अंदर बने। ये भी हमारे ही कार्यकाल में गरीबों को होने का काम हुआ।
जो पहली आवासीय कॉलोनी थी वो तो पहले बन चुकी थी, उसके बाद तीसरी कॉलोनी हमारी यहाँ बनी खांजापुर में, यानी 3 कॉलोनियां आवासीय लगभग, जिसमें 240 ऐसा मिला के लगभग 720 मकान बने हैं, गरीबों को आवंटित हुए, लोग उस पर रह रहे हैं। आपने इसमें एक मुद्दा आया, आपने सुक्करताल तक सड़क बनवाई। सुक्करताल में गंगा जी के आने का आपका बहुत पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई थी कपिल जी कि वहां पानी, गंगा जल छोड़िए, रूटीन में भी पानी इतना था कि मग भर के लोगों को नहाना पड़ रहा है। गंगा जी की धारा नहीं आ रही, लेकिन बाकी पर पानी की वहां कमी थी पिछले दिनों, जबकि कोई पर्व था कि वो वैसे नहाना पड़ रहा था। इसके बारे में आपका क्या, वो क्यों नहीं सफल हो पा रहा अभी तक? सुक्करताल में गंगा जी क्यों नहीं आ पा रही? ईद की चर्चा आपने की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हमारे एक ही तीर्थ है और बहुत प्राचीन है, सुखदेव जी के समय का है, प्राचीन तीर्थ है, महाभारत के समय का है, और वो हम सब का है। मेरी विधानसभा में नहीं है, और हमारे लिए बिल्कुल ड्रीम है और हमारे लिए आदर्श है, और लगातार सुख तीर्थ से जुड़ा हुआ है। हनुमान धाम जाते हैं, सुखदेव आश्रम जाते हैं, जीते धाम पर मैं जाता हूँ, मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव लगा भी वहाँ पर। उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास किया जल आने के लिए, वो जल वहां पर आया 200 गैलन, 200 नहीं 200 गैलन शायद उसकी इक्वेशन है, वो पानी वहां पे आता है, वो पानी लगातार चल रहा है, जितने पानी की संपत्ति है 200 क्यूसेक 200 क्यूसेक पानी वो लगातार वहां पे चल रहा है। और मेरी अभी भी प्रमुख सचिव से बात हुई, उन्होंने इन दिनों से बात की, अभी की बात है 10 दिन पुरानी, उन्होंने कहा पानी लगातार हम डाल दें, जो स्रोत का पानी आता है वो स्रोत सूख गए, क्योंकि लगातार एक बार बारिश हुई, वरना आप देखा होगा पिछले हमेशा अप्रैल मई जून में एक बारिश जरूर जाया करती थी, मई अप्रैल और मई के अंदर। इस बार बारिश नहीं हुई तो स्रोत वो सूखे पड़े हैं, जिनके कारण से पानी नहीं आ रहा, जो पानी आता है इतना कम है, मतलब के अंदर पानी मिलता तो पानी चल पड़ता है, यानी गंगा जल उसके अंदर, और इन दिनों में गंगा के अंदर पानी कम हो जाता है, तो जो थोड़ा बहुत पानी बढ़ाने की बात होती थी वो उतना पानी नहीं बढ़ा, लेकिन 200 क्यूसेक पानी वो लगातार उसके अंदर आ रहा है, और उसके अंदर मैं लगातार उसकी समीक्षा भी करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, और लगातार जब भी समाचार पत्रों में कोई खबर छपती है तो हमेशा मैं उसके संबंध में बात करता हूँ। और शक्तियुत को मैं चर्चा आपके सामने कर दूं कि शक्तियुत को भी ये विषय भी छूट गया जब आपने व्यक्तिगत प्रयास की बात की थी, तो शक्तियुत में गंगा जलाना एक बात, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्तियुत को शक्तियुत विकास परिषद बनाना। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में आपको दिखाई देगा, हर जगह आपको पत्थर लगे, बोर्ड लगे दिखाई देंगे, ये शक्तियुत विकास परिषद ने ये काम किया, लगभग 400 करोड़ में वहां पर आया, और बड़ा काम जी। तो लेकिन चूंकि वृंदावन बड़ा क्षेत्र है, शक्ति उतना बड़ा नहीं है, पर यहाँ भी शक्ति विकास परिषद गठन हो गया है, और परिषद का मतलब ये होता है कि परिषद का अपना पैसा होगा, अपना बोर्ड होगा, सीधा उसके बाद पैसा आएगा, और बजट में भी इस बार 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे प्रयास से रखने का काम किया। और जब बजट में एक बार पैसा आ गया तो हर बार पैसा आएगा, और हर बार बढ़कर के आएगा, चाहे 10 के 12 ही क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री तय करते हैं, पर कुछ ना वो बढ़ के आएगा, वो पैसा जुड़ आएगा हर साल, तो कोशिश करना पड़ता। और शक्ति विकास परिषद को भी एक अच्छी अमाउंट प्रति वर्ष मिलेगी, एक गठन उसका हो गया है, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी जल्दी, और शक्ति को बढ़िया पैसा। तो जो 84 कोसी परिक्रमा है, वहाँ की ड्रेनेज है, वहाँ का सीवरेज है, लाइटें हैं, सड़कें हैं, ये सारा काम शानदार तरीके से होगा। और शक्ति को मेरा एक प्रयास है कि शक्ति एक आदर्श तीर्थ के रूप में बने, और उसमें और भी जो मैं भी चर्चा के साथ हूँ, चूंकि चर्चा कर दें काम ना हो थोड़ा ठीक नहीं होता, जो मेरे मन में है उसको हम और अधिक विकास के लिए प्रयास करें। एक और प्रश्न आया पिछले दिनों, एसडी कॉलेज मार्केट का विवाद आया था, वो इस चुनाव में भी चर्चाओं में आया। एसडी कॉलेज को नगर पालिका ने एक नोटिस दिया था, पूर्व इनसे पहले जिलाधिकारी ने दिया था, और बड़ा हंगामा रहा था कि ये संपत्ति सरकार की संपत्ति है, एक संस्था के द्वारा कब्जाई हुई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और वो आज कार्रवाई कोर्ट से रुकी थी, वो कहाँ है, किस स्टेटस पर है? नहीं, मुझे लगता है उसमें स्टे हो गया था, हाँ, स्टे वैकेट कराने के लिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या स्टे वैकेट कराने का आपके इस तरह प्रयास हुआ? देखिए, इस काम को डीएम देखा था, वो डीएम ने अपने स्तर संबंध में कार्रवाई की, और डीएम ने कार्रवाई करके उसमें काम को आगे बढ़ाया, और उसी बीच में कोर्ट में सब जाने का अधिकार है, कोर्ट में एसडी एसोसिएशन गई और कोर्ट से उसको स्टे मिला। अब स्टे को वैकेट कराना, उसकी कार्रवाई करना, ये सीधा सीधा जिला प्रशासन का काम है, तो प्रशासन को तो क्या कार्रवाई करा उसके संबंध में बातचीत करेंगे, पर मेरा उसमें कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, और उसमें जैसा अवसर होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, उसमें हम काम करेंगे। आप नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, वो जमीन नगर पालिका की है या पिछले डीएम ने नोटिस फर्जी दिला दिया था?
नहीं, मैं दोनों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका विषय मेरे सामने रहते कभी आया नहीं। और जब डीएम ने उनको नोटिस दिया तो ईओ ने उसको नोटिस दिया, ईओ के माध्यम से नोटिस दिलवाया, और एडीएम ने उसके अंदर कार्रवाई। वो एडीएम वर्तमान में अभी मुजफ्फरनगर के अंदर ही है, डीएम चले गए। तो एक बार उनको आपसे चर्चा करनी चाहिए, आपको उनसे कि क्या स्थिति है। उस फाइल को मैंने पढ़ा, देखा भी नहीं, समाचार पत्र जरूर पढ़ा। हाँ ठीक है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे मार्केट में लोगों ने बताया, बुलाया, बातचीत की, नाराजगी व्यक्त की, तो मैंने जरूर आश्वस्त किया कि हम आपकी मदद करेंगे। ये मेरा दायित्व भी है कि जिन लोगों ने मुझे वोट देकर के विधायक में और विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया, उनकी कोई पीड़ा तो उसको मैं सुनूं, इससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। पर उसमें अगर को आप प्रशासन को लगता है कि नहीं ये उचित है या कार्य, तो एक आप प्रशासन अपनी कार्रवाई करें। चलिए कपिल जी, अब आपसे ये पूछना कि क्या हालत है, वो तो 400 पहुंचा ही दी आपने, वो तो प्रश्न का औचित्य नहीं। आपने अपने बेशकीमती समय में समय दिया। इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि काफी लंबा भी हो गया है। बस यही, आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अनिल जी, आपकी रिपोर्टिंग रहती है और सबको लगातार आप इंटरव्यू में ला करके उनकी बातचीत करने का, सुनने का कोशिश कर रहे हैं कि वो पक्ष सीधे सीधे जनता तक पहुंचे। अच्छा है, जनता पूछिए और अपने दायित्व का ठीक प्रकार से आप निर्वहन करते रहे। मेरी आपको शुभकामनाएं और रॉयल ब्रिटेन परिवार को शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे कपिल देव अग्रवाल। हर सवाल का बेखूबी से जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो भाजपा को देश में 400 पार करेंगे ही। आपने कितनों को वोट दी है, कितनों का भाग्य ईश्वर ने मजबूत किया है, ये तो 4 जून को सबके सामने आएगा। कपिल जी ने हर सवाल का साफ गोई से, खूबसूरती से जवाब देने की कोशिश की। शायद कपिल जी के जवाब आपको सही लगे होंगे, उनकी बात आपको ठीक लगी होगी। कुछ जवाबों को स्वाभाविक रूप से घुमा कर उनको देना था, फिर भी काफी साफ गोई से कपिल जी ने जवाब देने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट्स बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो रॉयल ब्रिटेन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।